हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का टर्म 1 का हम लोग वन शॉट रिवीजन पढ़ रहे थे। पार्ट 1 के अंदर हमने पहला चैप्टर यानी कि मैनेजमेंट और दूसरा चैप्टर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा खत्म कर दिया। अच्छे से उसका रिवीजन कर लिया था और मैंने कहा था आपसे कि आप इसे कॉपी में लिख लिख के याद कर लेना, क्योंकि यही 4 दिन हमारे पास बचे हैं। इन 4 दिन के अंदर बीएसटी का पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा जीरो टू एंड तक। तो आज हम सेकंड डे पढ़ रहे हैं क्लास, और सेकंड डे के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा प्लानिंग हम आज फिनिश करेंगे, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो हम खत्म करेंगे। ध्यान से वीडियो समझना, क्लास अच्छे से कॉपी में लिखते भी रहना जो जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, पॉइंट्स है, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसको देखकर जा सको। स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आप एमसीक्यू सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उससे जरूर बना लेना। एमसीक्यूज बनाना बहुत जरूरी है। आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपको कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया वो एमसीक्यू से आपको क्लियर हो जाएगा। मे भी कुछ नया पॉइंट्स अगर आपके सामने आता है तो वो भी आप बिफोर एग्जाम लिख के जा सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट कहते किसको है? बेसिकली रिवीजन में अगर हम बात करें तो जो बिजनेस है ना, उसके आसपास का वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग जो बिजनेस को कहीं ना कहीं से इंपैक्ट डालता है। मे बी वो इंपैक्ट अच्छा हो सकता है, मे बी वो इंपैक्ट खराब हो सकता है, मे बी वो इंपैक्ट किसी के लिए अच्छा हो सकता है, मे बी वो इंपैक्ट किसी के लिए बुरा हो सकता है, मे बी वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है और मे बी वो इंपैक्ट बहुत कम हो सकता है। तो हमें अपने सराउंडिंग को ध्यान में रखना चाहिए। हमें आसपास का जो एरिया है, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे एम्प्लॉयज, हमारी गवर्नमेंट की सोच क्या है, हमारे लॉ रूल जो रेगुलेशन है या लेजिस्लेशन है, या फिर हमारे लोगों के जो कस्टम परंपरा है, टेस्ट प्रेफरेंस, मेन विमेन, उनका वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उनका मौसम कैसा रहता है कंट्री का, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है बिजनेस को करने से पहले। तो ये जो सारी चीजें आ गई इसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है क्लास? वो सराउंडिंग है जिसमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारा बिजनेस है। ये सराउंडिंग है, यहां हमारा छोटा सा बिजनेस है, तो ये जो सराउंडिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। और हमें पैनी नजर रखनी पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर नजर नहीं रखता है। द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जैसे आपने मोबाइल फोन को, पीसी को कंटिन्यू स्कैन करते रहते हैं, कोई उसमें वायरस तो नहीं है। वायरस को थ्रेट भी बोला जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, एंटीवायरस वगैरह में लिखा आता है थ्रेट प्रोटेक्शन। तो कोई वायरस तो नहीं है, कोई वायरस आपके जो सिस्टम है उसको डैमेज तो नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए क्लास आपको इन्वायरमेंट को स्कैन करना है। स्कैन मतलब नजर रखना है यार, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे बिजनेस पे अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है, जहां पे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा लें, और कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस पे बैड इंपैक्ट डालती है। हमें इन सब को स्टडी करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फीचर है वो सबसे पहला ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, बाहर से कहीं ना कहीं क्लास हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डाला जाता है। जैसे सरकार ने कोई रूल रेगुलेशन बदल दिया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं क्लास एक्सटर्नली हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है। खराब नहीं, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। लेकिन प्लास्टिक की पॉलिथीन बनाता हूं तो सरकार ने बैन कर दिया तो मेरे लिए खराब हो गया। लेकिन पेट्रोल है, मान लो हम पेट्रोल बनाते हैं, सरकार ने बोला गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो पेट्रोल वाला का बिजनेस ठप हो गया। लेकिन जो बाकी और अदर फ्यूल से इलेक्ट्रिक कार वगैरह उनका बिजनेस चल जाएगा। कोरोना का टाइम पे क्या हुआ क्लास? कुछ का बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया, टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल डाउन हो गया, घूमने फिरने बाहर कुछ भी नहीं। टूरिज्म सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे, फिल्म थिएटर में जो काम कर रहे थे, स्विमिंग पूल, या फिर आप कह लो कि जो अम्यूजमेंट पार्क वगैरह है, वाटर पार्क, वो सब बेरोजगार हो गए। लेकिन डॉक्टर्स या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है उनको उससे फायदा हुआ। तो बिजनेस में कोई भी चेंज हो सकता है जो आपके बिजनेस को अच्छा या बुरा इंपैक्ट डाल सकता है, थोड़ा या ज्यादा इंपैक्ट भी डाल सकता है। तो ये बाहर से हमारे पास फोर्स आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड इज स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मैंने लिखा है डिटेल में। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या है? कुछ स्पेसिफिक लोग जो हमारे बिजनेस को इमीडिएटली और डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर, ये सबको इंपैक्ट ना, हमारे कस्टमर के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है तो वो हमको नुकसान पहुंचाएगा, सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जनरल फोर्स मतलब जो सबके लिए कॉमन है क्लास, सारे इंडस्ट्रीज के लिए, एक इंडस्ट्री के अंदर सारी फर्म के लिए कॉमन है। लाइक अगर दवाइयों को फायदा हो रहा है तो मेजर दवाइयों को फायदा हो रहा है। हाँ, किसी दवाई का ज्यादा फायदा हो रहा है, किसी दवाई का कम फायदा हो रहा है। जैसे आपने कुछ दवाइयों के नाम सुने होंगे,
जैसे मान लो कि एक डोलो हो गया, जो कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब जो यूज़ किया जा रहा था, तो उसका जाहिर सी बात है उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा भी क्लास मुझे अब याद नहीं आ रहा है क्लास, बहुत सारी और दवाइयाँ थी जो बहुत ज़्यादा कॉमन, जिंक कोविड हो गया जैसे, ऐसे बहुत सारी और दवाइयाँ थी जो बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही थी क्लास। विटामिन की दवाई हो गई क्लास, विटामिन सी वगैरह की। तो इस सिचुएशन में किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो जनरल लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और क्लास, ये जो 5 के 5 इन्वायरमेंट है, लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये पांचों के पांच इन्वायरमेंट जो कहलाता है क्लास जर्नल फोर्सेस। अगला क्लास इंटर रिलेशन। देखो जितने भी मैनेजमेंट के मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हर एक जो फैक्टर है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेशन होता है इसके अंदर, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन बना के रखते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो जो देश के लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, जो फास्ट फूड की डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी। आपको देखो क्लास आज के लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं क्लास, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और क्लास इटालियन, जो या फिर आप चाइनीज देख लो तो इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे चाइनीज फूड, मोमोज हो गया, चिल्ली पोटैटो हो गया, और जो क्लास चाइनीज फूड आप लोग जो भी आप कंज्यूम करते हो, तो ये कहीं ना कहीं क्लास एक चीज का फैक्टर दूसरे पे है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। अगर लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो इन चीजों की डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। अगला है डायनामिक। बिजनेस इन्वायरमेंट ना बहुत डायनामिक है, यानी कि कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता रहता है। तो आपने क्या करना, नजर रखना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कौन सी चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ जाए, कौन सी चीज आपके लिए थ्रेट बन के आ जाए। सीबीएसई ने एमसीक्यू चालू किया कि भाई हम मल्टीपल बेस जो है वो पेपर बनाएंगे। तो बहुत सारे ऐसी बुक्स ऑथर हैं जो कहीं ना कहीं क्लास एमसीक्यू की बुक्स बनाना चालू कर दिए क्लास, जिससे जो सबसे पहले मार्केट में आएगा उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दैट इज डायनामिक, कंटिन्यू चेंज होता रहता है, आपको नजर रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं और साथ में टीचर पढ़ाते भी हैं क्लास में, यूट्यूबर पढ़ाते हैं क्योंकि टीचर ही हैं, तो हम लोग नजर रखते हैं सीबीएसई का क्या नोटिस आया, क्या वो आया, तो हम सोचते हैं जितनी जल्दी आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे उतना फायदा। मान लो कल कोई सीबीएसई बड़ा चेंज करती है, बहुत सारे टीचर्स और भी हैं जो पढ़ाते हैं, अगर जो सबसे लेट बताएगा मे भी उसको सबसे ज्यादा सबसे कम फायदा हो, जो सबसे पहले जानेगा उसको अप्लाई करेगा, अपने बच्चों को बताएगा, उसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। अगला है अनसर्टेनिटी। ये बहुत अनसर्टेन है, ये पता करना कि क्या होने वाला है कल को, ये बहुत अनसर्टेन है। आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पहले से प्रेडिक्शन ले नहीं सकते। आईटी इंडस्ट्री है क्लास, इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है कि हम क्या होने वाला है कल को। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि बहुत उलझा हुआ है, आप ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आपके बिजनेस पे इसका कितना इंपैक्ट आएगा। एक छोटा सा चेंज बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट ले आता है, जबकि एक बहुत बड़ा चेंज जो बिजनेस पे बहुत छोटा इंपैक्ट लेके आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, इट इज क्लास रिजिड। आप कह नहीं सकते एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कितना चेंज आपके बिजनेस पे आएगा इस डिसीजन से। सरकार का कोई डिसीजन है या कोई लीगल रूल रेगुलेशन है या टेक्नोलॉजी है, फैशन है, उसका क्या चेंज आएगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्लास यहां पे है कि एक बिजनेस को अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान भी हो सकता है। लाइक आपने देखा होगा क्लास, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, उन्होंने आपने देखा एक ऐड के अंदर, मैंने बताया था कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, उन्होंने कोका कोला की बोतल को साइड हटा दिया और पानी की बोतल को यहाँ रख दिया। तो उस छोटे से एडवर्टीजमेंट का बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठाया, बहुत ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने बोला कि भैया कि बहुत सारी कंपनियों ने क्लास पानी की बोतल का प्रमोशन करना चालू कर दिया, ऐड करना चालू कर दिया कि भैया कि जो कोका कोला के डील वो है मतलब कस्टमर है, वो धीरे धीरे पानी की तरफ शिफ्ट हो जाए, कोल्ड ड्रिंक की तरफ, जूस की तरफ, कहीं ना कहीं जो उसको हटाकर, जो प्रिजर्वेटिव ड्रिंक है उसको हटाकर क्लास कुछ दूसरी चीज वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए। भैया इस टाइम पे हम लोग का जो है सेल बढ़ जाएगा, हम बोलेंगे जूस लो। इस तरीके से क्लास ये इंटर रिलेटिविटी है। और भी मतलब कि रिलेटिविटी है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि किसी का बिजनेस कोरोना में डाउन हो रहा था, किसी का बिजनेस कोरोना से जो है फायदा हो रहा था। जैसे ही प्लास्टिक बंद हुआ, पेपर बैग, जूट बैग बनाने वाली कंपनियों को मजे आ गए, उनकी सेल बढ़ने लगी, पेपर बैग की सेल बढ़ने लगी, जूट बैग की सेल बढ़ने लगी, उनका सेल डाउन हो गया, उनको तो बिजनेस में मना ही कर दिया। तो एक का फायदा और दूसरे का नुकसान। तो ये आपके क्लास फीचर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं। इंपोर्टेंस, अगर तुम अपने एनवायरनमेंट पे नजर रखते हो, आसपास क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, अगर तुम उसको नजर रखते हो तो फायदा क्या होगा, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कल को हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है जिसका हम लाभ उठा सकें। अच्छा कल को ये होने वाला है, बहुत पहले ही क्लास गूगल कार, टेस्ला और इवन क्लास टाटा और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं क्लास गाड़ी की, जिनको पता था कि आगे आने वाले टाइम में पेट्रोल बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रिक कार जो है वो चलेंगी। इवन ड्राइवर लेस कार, यानी कि जो ऑटो पायलट, ऑटो मोड पे गाड़ियां चलती हैं, वो भी धीरे धीरे चलने लगेंगी। तो वो लोग पहले से उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जब ये चीज आए तब हमको झटका न लगे, हम पहले से रेडी हों। दिस इज कॉल्ड क्लास, यानी कि
फर्स्ट आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। व्हाट्सएप को पता था आने वाले टाइम में लोग जो है वो चैटिंग ज्यादा करेंगे, बात कम। आप खुद सोचो, आप दोस्तों से चैटिंग ज्यादा करते हो या कॉल पे बात ज्यादा करते हो? तो ऑब्वियस क्लास मेजर लोग चैटिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को पता था। तो व्हाट्सएप मैसेंजर जो है आज नंबर 1 पे है, मतलब कि चैटिंग में जो ज्यादा यूज किया जाता है, बेसिकली इंडिया की बात करूंगा मैं। बाकी उससे जो बाकी और बाद में आए मे बी उनका इतना ज्यादा रोल ना हो। यूट्यूब जैसे भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो वीडियोस क्लास दिखाते हैं आपको, लेकिन फिर भी जो सबसे पहले आया वो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करेगा। मारुति को पता था देश में माइलेज की पेट्रोल महंगा है, पहले से ही महंगा है क्लास, और माइलेज की गाड़ी चाहिए लोगों को जो 15 का एवरेज दे, 20 का एवरेज दे, 22 का एवरेज दे, ऐसी गाड़ियां चाहिए। तो मारुति ने छोटी छोटी गाड़ियां, इवन क्लास इंडिया में गाड़ी का जो है एक अलग है, एक रुतबा रहता है लोगों को, भैया गाड़ी खरीदनी है, पूजा वूजा पाठ करते हैं लोग, है ना। तो ये छोटी छोटी गाड़ियों को बनाने लगे ज्यादातर, क्योंकि उनको पता था कि छोटी गाड़ियों का व्यापार बिजनेस जो है वो बढ़ेगा इंडिया के अंदर। तो ये लोग सबसे पहले, और छोटी गाड़ियों में मारुति एक लीडिंग, आपने मेजर गाड़ियां जो छोटी छोटी देखी होंगी वो मारुति कंपनी की होंगी, ठीक है। जैसे मारुति ऑल्टो, मारुति 800, मारुति स्टीम, जो पुरानी गाड़ियां थी, अब भी मारुति की बहुत सारी गाड़ियां जो है वो आ रही हैं क्लास, स्विफ्ट जैसे एग्जांपल दे सकता हूं मैं। तो ये यानी कि आप अगर अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो सबसे पहला एडवांटेज आपको मिलेगा, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट्स का मतलब वायरस। अगर आप एनवायरनमेंट को क्लोज नजर रख रहे हो, ध्यान रख रहे हो कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्लास, यानी कि ये आपको मदद करेगा थ्रेट्स को फाइंड आउट करने में, क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या वायरस है, और गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो और आपको पहले से चेतावनी दे देगा, भाई देख ये होने वाला है। अभी पेट्रोल कंपनी को पता है कि भैया 2030 से पेट्रोल की गाड़ियां बंद होने वाली हैं, लगभग खत्म ही हो जाएंगी। तो उन्हें पता है कि भैया क्या करना है आगे। तो जो इस चीज को स्टेप पहले लेगा वो ज्यादा सेफ रहेगा, जो बाद में लेगा उसको बाद में रिस्क रहेगा। हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, आप क्लोज नजर रखो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है और हमें उसका लाभ उठाना है, और कोई थ्रेट से तो हमें बचना है कि नहीं, ये चीज का आप ध्यान रखोगे तो आप अपने हिसाब से रिसोर्सेज को जुटा सकते हो। जब नेरोलैक कंपनी ने देखा कि मारुति इंडिया में आ रहा है और मतलब इंडिया में मारुति अपना बिजनेस एक्सपैंड करने वाला है, छोटी छोटी गाड़ियों को ज्यादा बनाने वाला है, तो नेरोलैक ने भी अपना पूरा प्लांट एक्सपेंशन कर दिया, लेबर बढ़ा दिए, मशीन बढ़ा दी, रॉ मटेरियल ज्यादा रख लिया अपने पास, और अप्रोच किया मारुति को कि आप ये गाड़ी में पेंट करोगे तो पेंट हम करेंगे। पेंट तो मारुति करेगा नहीं, पेंट के लिए कोई और हायर करेगा, वो आउटसोर्सिंग कहते हैं इसको। तो इन्होंने बोला हम पेंट करेंगे, और मारुति ने इनको ऑर्डर भी दे दिया, क्योंकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो चुका था। मारुति ने देखा कि हाँ इनके बस की ये कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर देख रहे हो कि कल को क्या होने वाला है, आप पहले जान लोगे, तो पहले से आप रिसोर्सेज को जुटाकर क्या रहोगे, रेडी रहोगे। हेल्प्स इन एडजस्ट एंड रैपिड चेंजेस। अगर कोई भी चेंजेस आ गया, अगर आप एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हो, स्कैन करते हो उसको, और कोई भी चेंजेस आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा चेंज को अडॉप्ट करने में, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी डायनामिक है, अभी हमने पढ़ा। तो चेंजेस फ्रीक्वेंटली आते रहते, तो नजर रखना है हमें कंटिन्यू, और उसका फायदा उठाना है। अगला क्या है, अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो आपको पता है कल को क्या होने वाला है, और नहीं भी पता तो प्रिडिक्शंस तो लगा सकते हो, हाँ कल को ये फायदा होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है, या ये चीज से हमारे बिजनेस पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हमने देखा हो दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा कि मिठाइयां वगैरह ज्यादा बना के बेचने लग जाते हैं लोग, और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, सजाते हैं अच्छे से ताकि ऑफर अलग अलग देते हैं ताकि सेल बढ़े। तो पहले से इसके लिए आप प्लान और पॉलिसी बनाकर चल सकते हो, अगर आप जानते हो आगे कुछ होने वाला है। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, तो अगर आप इतनी सारी चीजें करोगे, आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे, क्लोज नजर रखोगे, आप बिजनेस में चेंजेस करोगे अपने अकॉर्डिंगली, आप रिसोर्स को अरेंज करोगे, पॉलिसी और प्लान बनाओगे अपने, है ना, मतलब क्या क्या हम लोग करेंगे स्टेप्स, हमारी पॉलिसीज मतलब कि हमारे एक्शंस और नॉन एक्शंस किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो है पॉलिसी। तो हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। जैसे मेरी पॉलिसी है नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं उधार नहीं बेचूंगा, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं उधार नहीं बेचूंगा, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी भी मेरी पॉलिसी है ये कि मैं उधार नहीं बेचता, है ना। और किसी स्कूल की पॉलिसी हो सकती है कि वो 60% से कम बच्चों को एडमिशन ना दे। तो ये पॉलिसी अपनी अपनी, तो पहले से आप पॉलिसी बना सकते हो, और इससे आपका परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है क्या होगा, इंप्रूव होगा। फटाफट वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंस है एक एक करे क्लास लिख के दिखाओ, ताकि साथ साथ याद होता रहे। देखो मैं बार बार कहता हूं, आप जो क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। कितना पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, कितना तुमने दिमाग में रख लिया है, रिटेन कितना क्या उससे मतलब है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंस। डायमेंशन की बात करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में, डायमेंशन के साथ हम खत्म कर देंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डायमेंशंस है ना, वो 5 डायमेंशंस है। सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल, और क्लास सोशल हो चुका है क्लास, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, यहाँ क्लास पॉलिटिकल आएगा, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। तो यहाँ पे बात यह है 5 डायमेंशंस तो आपको पता है, लेकिन कौन सी चीज कौन से डायमेंशन में आएगा, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, फंस सकते हो तुम। तो मैं तुम्हें जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आइडिया है वो मैं सारा देने वाला हूँ, ध्यान समझना।
जब भी पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैटर आ जाए, क्या आ जाए, मैक्रो, आप तो पढ़ते ही हो क्लास मैक्रो, हालांकि नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये जब नेशनल इनकम मैक्रो का मुद्दा आ जाए, बड़े बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं, जहां पूरी कंट्री के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। जैसे जीडीपी और नेशनल इनकम, ये क्लास आएगा इकोनॉमिकल के अंदर। इंटरनेशनल डेट जो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम भी, पर कैपिटा इनकम भी, जीडीपी भी, पर कैपिटा जीडीपी भी, ये सारी चीजें क्लास आएंगी क्लास किसके अंदर, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर। अगला है क्लास यहाँ पे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये चीजें आ जाएं तो इकोनॉमिक। फिस्कल पॉलिसी क्लास यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, सब्सिडी, तो ये चीज क्लास इकोनॉमिक के अंदर आएगा। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंक्स बढ़ाए गए, आरबीआई का रूल आ गया, तो ये सब आपका क्लास आएगा इकोनॉमिक। जीएसटी का बिल आ गया, डीमोनेटाइजेशन आ गया क्लास, यानी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी बिल, सेविंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स, मनी सप्लाई क्लास, इन्फ्लेशन रेट। तो जब ऐसे मुद्दे आ जाएं आपकी केस स्टडी के अंदर, समझ जाना ये कौन सा इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अगला है टेक्नोलॉजिकल। बेटा सोशल मीडिया पे लोग आजकल अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल है, सोशल नहीं है। सोशल मीडिया देखते ही सोशल मत लगा देना। एयरलाइन की टिकट आजकल घर बैठे बैठे बुक कर सकते हो ऑनलाइन, आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हो, बस की टिकट तक, ऑटो, टैक्सी, ये सारी चीजें बुक कर सकते हो घर बैठे बैठे। इवन क्लास दोपहिया वाहन जो यानी कि स्कूटर वगैरह, गाड़ी, बाइक वगैरह, ये सब भी आप घर पे बैठे बैठे बुक कर सकते हो। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं क्लास क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट करते हो, वॉलेट, आजकल जेब में पर्स बटवा नहीं रखते लोग, वॉलेट रखते हैं, पेटीएम वगैरह या फोन पे, जीपे। रेडी टू मेक फूड, आजकल खाना मिल जाता है आपको, जो आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप नहीं, आप घर का खाना खाना चाहते हो क्लास, आप चाइना चले गए घूमने, चाइना में तो पता है ना क्या क्या खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, चार पैर जिसके हों, ठीक है। तो इसीलिए क्लास, कुर्सी को छोड़ के, तो इसीलिए क्लास चाइना में लोग जाते हैं तो इंडिया से सारा अपना सामान लेके जाते हैं, जिसको इमरजेंसी में जाना है या कुछ काम से जाना है, तो रेडी टू मेक फूड आता है क्लास, अलग अलग कंपनियों का, जो क्लास ये लोग जाते हैं, गर्म पानी में डालते हैं तो बिल्कुल खाना बन के तैयार होता है। आप पता भी नहीं कर सकते कि ये मतलब 1 साल पहले पैक हुआ है, ठीक है, इतना साइंस टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स हो गया, ऑनलाइन बुकिंग, आईटी सेक्टर हमारा, लेजर ऑपरेशन क्लास, रोबोटिक साइंस, यानी जो चांद पे जाने की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी कैसी आ गई है कि लोग चांद पे घर बनाना चाहते हैं, जिसे हम बचपन में चंदा मामा कहते थे, आज पता चल गया वो वहाँ पे रह सकते हैं जाके, मतलब इतना आइडिया लग गया लोगों को कि वहाँ पे रह सकते हैं। इलोन मस्क जैसे क्लास आदमी जो है वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें क्लास आती है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। जब हम बात करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, तो यहां ध्यान रखना, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात होगी, उसके उस पार्टी के जीतने से, इलेक्शन जीतने से शुरू कैसे लाइन होगी कि ये पार्टी इलेक्शन जीत गई, पॉलिटिकल, इलेक्शन जीत गई, हार गई, पॉलिटिकल, इस पार्टी का नाम आ जाए तो पॉलिटिकल। पॉलिटिकल स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी ने स्टार्ट किया 2014 में, तो ये सब क्या आ गया क्लास, पॉलिटिकल। 1977 में जनता गवर्नमेंट जब आई, उन्होंने कोका कोला कंपनी को बाहर भेज दिया, इवन क्लास जो बाहर की सारी कंपनियां थी उनको बाहर भेज दिया, बोला अपने घर जाओ, मतलब देश से बाहर भेज दिया, बोला जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने देश में काम करो, बिजनेस यहाँ से समेट लो अपना बिजनेस। फिर 1991 में वापस आए वो, क्योंकि इंडिया में जनता इतनी है, हर कोई बिजनेस जो है वो इंडिया में चल सकता है ना। तो 1977 में जनता गवर्नमेंट केम इनटू पावर, दे मेड अ पॉलिसी टू सेंडिंग बैक ऑल दी फॉरेन कंपनीज। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, एज अ कोका कोला कंपनी हैज टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन, तो अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो इस टाइप के एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं क्या क्लास, पॉलिटिकल। सोशल, जहां पे समाज की बात हो, दिवाली, ईद सेलिब्रेशन, या फिर आप कह लो कि क्रिसमस हो गया, ठीक है, न्यू ईयर हो गया, तो ये पता है कि यार ये एक सोशल इन्वायरमेंट है। लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, इंडिया में लोगों को क्या चाहिए। मैकडी को पता है कि इंडिया में लोग जो है चिकन खाते हैं, बीफ मीट नहीं खाते, तो वो इंडिया में जो मैकडी बनाता है क्लास, तो वो चिकन ही बनाता है। बाकी अलग अलग कंट्री में चिकन तो कहीं नहीं, बीफ ही बीफ होता है वहाँ। तो स्टैंड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंड कैसा, ऑडी, मर्सिडीज, बेंटले को पता है कि भैया कि इंडिया में लोग कैसे हैं, किस एरिया में लोग किस स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, कौन सा एरिया कितना डेवलप है, उसके हिसाब से वो शोरूम खोलते हैं वहाँ पे अपना। लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, फेस्टिवल है, हमारा एजुकेशन लेवल, हमारा कल्चर, मेल और फीमेल का रेशियो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आती हैं सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। दिवाली के टाइम पे चॉकलेट्स, मिठाइयाँ ज्यादा बिकने लग जाती हैं क्योंकि ये सोशल इन्वायरमेंट है। हाँ, अगर मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ रहा हूँ, मैं अब तक यहाँ पे केक बेचता था, मिठाई बेचता था, मैं इसे ऑनलाइन लेके आऊँ अपने बिजनेस को, और ऑनलाइन मिठाई, चॉकलेट्स, केक बेचूं, मैंने वेबसाइट बनाया, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, इन चीजों से डिजिटल मार्केटिंग कराई, तो ये किसके अंदर आएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। सोशल मीडिया पे ऐड कराया, टेक्नोलॉजिकल। लीगल के अंदर क्या आता है,
जब भी किसी एक्ट की बात होगी, फेरा एक्ट, फेमा एक्ट हो गया, या कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कोर्ट ऑर्डर, जब कोर्ट ऑर्डर लिखा हो कि बैन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड क्रैकर, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया क्लास, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया तो समझ जाना क्लास वो आएगा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये 5 डायमेंशंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। तो आप अगर चाहते हो बहुत अच्छा करना, दिमाग में रिटेन करना, अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट में जाओ, फीचर लिखो, इंपोर्टेंस लिखो, 5 के 5 डायमेंशंस लिखो। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इट हार्डली टेक 5 मिनट्स, आपके 5 मिनट्स लगेंगे और आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। भूलोगे नहीं, क्योंकि आप याद करो, पहले भी अगर आप मेरी बात मान के कमेंट्स में लिखने वाली हैबिट बना रहे हो, तो जब आप कमेंट में कोई चीज लिखते हो तो आप बिल्कुल भूलते नहीं, उसे आप हमेशा याद रखते हो। कहीं तो लिखो, पढ़ा हुआ से ज्यादा देखा हुआ, फिर पढ़ा हुआ, फिर लिखा हुआ, तो जब आप लिखते हो ना सबसे ज्यादा याद होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अनअकैडमी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए लेके आया है आस्क अ डाउट फीचर, जहां पे आपको 24/7 डाउट के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। डबल धमाका ऑफर दे रहा है इस वीक में, क्योंकि क्लास ये आखिरी डेट 28 नवंबर तक है, और इसमें जो भी एक डाउट पूछ लेते हो, कोई भी एक डाउट, तो अनअकैडमी का सरप्राइज बॉक्स आपको मिलेगा। और अगर 10 डाउट पूछते हो तो 15 दिन का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको बिल्कुल फ्री। डाउट पूछने का स्टेप्स क्या है क्लास, सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऐप जब डाउनलोड करोगे तो SPA10 मेरा कूपन कोड है, उसको यूज करना फ्री अनलॉक करने के लिए। क्लिक करना डाउट एंड सॉल्यूशन फीचर पे, आस्क अ डाउट पे जैसे ही जाओगे क्वेश्चन आएगा क्रॉप करके, जैसे आप क्वेश्चन को डाल दोगे तुरंत ही वीडियो क्वालिटी, हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्लास जरूर चूज कर लेना अपलोड करने से पहले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, और जैसे अपलोड करोगे क्लास आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, और साथ में जीतने का मौका भी है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करो, SPA10 मेरा कोड है, उसको यूज करो। एटलीस्ट एक डाउट पूछो या 10 डाउट पूछ के 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री लो और एंजॉय करो। आगे हम पढ़ेंगे अब प्लानिंग चैप्टर। रिवीजन सीरीज में ये हमारा चौथा चैप्टर है। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो एक ही वीडियो होगी पूरी ऑर्गेनाइजिंग पे, उसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो एक ही होगी पूरी की पूरी मार्केटिंग पे। अब प्लानिंग चैप्टर क्या है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, मैंने बताया था क्लास आपको कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें से जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है, वो है प्लानिंग। और प्लानिंग क्यों जरूरी है क्लास, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके बिना आप मैनेजमेंट के अदर फंक्शन को शुरू नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये 5 के 5 फंक्शन जो है ये तभी हो पाएंगे क्लास जब सबसे पहले प्लानिंग होगी। यानी कि विदाउट प्लानिंग आप किसी और मैनेजमेंट के फंक्शन को शुरू नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना क्लास कि मैनेजमेंट में जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है क्लास प्लानिंग। और प्लानिंग खुद क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। सबसे पहली बात प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है, ध्यान रखना। ऑब्वियस है क्लास, हम कभी भी प्लान करेंगे तो हम प्लान किसके लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम प्लान जब भी करते हैं किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हमें क्या होने वाला है, तो फ्यूचर में क्या काम होगा, व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, और इस काम को करेगा क्या, मतलब करेगा कौन। आज हम यहां हैं और कल को हम यहां पहुंचना चाहते हैं, यही प्लानिंग है। आपकी 90%, 100% अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन का सपना हो सकता है, या इसके अलावा कोई और आपका गोल हो सकता है। हर इंसान का गोल अलग होता है, टारगेट अलग होता है, ये डिपेंड करता है आपके एज पे, आपके जेंडर पे, आपकी सोच पे, आपके परवरिश पे, सबका अलग अलग होता है गोल। ठीक है, अभी किसी का ये भी गोल होगा कि भाई बैंक को लूटना है, बहुत सारे, किसी का होगा मर्डर करना है, किसी का होगा कि पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके आना है, किसी के लिए देश के लिए गोल्ड लेके आना है, किसी के लिए वर्ल्ड कप कोई हो सकता है लेके आना, किसी के लिए बहुत अच्छा मेहनत करना है, क्लास लाइफ में कुछ अच्छा बनना है। सबके अलग अलग सपने हैं, अलग अलग गोल हैं। तो आपके माँ बाप का एक गोल होगा कि भाई मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है पढ़ के बहुत अच्छा करे, इतना बचपन से उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसे खर्च किया उसके ऊपर, तो वो अच्छे नंबर लेके आए, कुछ अच्छा स्कोर करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, मुझे प्राउड फील कराए, सब लोग बोले कि भाई देखो ये इसके पापा हैं, ये इसके पापा हैं। तो यार इस तरीके से सबके अपने अपने टारगेट हैं। इसीलिए जो मैनेज बिजनेस है, बिजनेस का भी गोल होता है 10% सेल को ग्रोथ करना, 40% सेल ग्रोथ करना, 40% मार्केट को कैप्चर करना, सारे लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करें, मार्केट शेयर कैप्चर करना, हमारे शेयर की प्राइसेस को बढ़ना या कम होना,
होना, ये सबके गोल है। तो ये गोल कैसे अचीव होंगे? क्लास प्लानिंग उसी का एक फ्रेमवर्क देता है, प्लानिंग उसी का एक क्लास स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना के देता है। यानी कि प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहां पे हैं और कल को हम कहां पहुंचना चाहते हैं। आज हम जहां पे हैं क्लास और हम कल को वहां पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लास? प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग जो है ये कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। देखो, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक हम प्लानिंग की बात नहीं कर सकते। तो अगर तुम चाहते हो कि भैया ऑब्जेक्टिव तुम्हारा जो गोल है वो हो, तो तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर कोई गोल है तो उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, एक पेपर लेके पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। और प्लानिंग ये क्या है क्लास? पर्वेसिव है। हर कोई प्लानिंग करता है। क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए प्लानिंग नहीं करते कि आज का हमारा ये टारगेट है या आज हमें ये करना है, एक महीने में ये सब्जेक्ट खत्म करना है? टीचर का प्लानिंग होता है। मैं भी सुबह उठता हूँ, मेरा रोज का प्लानिंग यही रहता है। इवन एक रात पहले प्लान कर लेता हूँ, कल सुबह मुझे क्या क्या वीडियोस बनानी है, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कितने डाउट्स बच्चों को डाउट्स लेने हैं, कौन सी मेरी क्लासेस हैं, क्या शेड्यूल है, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेता हूँ। तो मुझे एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, मुझे रास्ता मिल जाता है, इसके ऊपर मैं ब्लाइंडली आराम से रास्ते को फॉलो कर सकता हूँ। तो ये पर्वेसिव हर किसी के लिए, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, मंदिर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, प्ले ग्राउंड हो, हर जगह प्लानिंग चलता है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग है। यानी कि कोई भी 5 फंक्शन से शुरुआत जो होगी वो प्लानिंग से होगी। विदाउट प्लानिंग आप किसी और फंक्शन को, मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियस है क्लास, प्लानिंग में आप आज की बात तो करते नहीं, फ्यूचर की बात करते हो। तो ये फ्यूचर में बहुत सारे प्रिडिक्शंस, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। फ्यूचर में ये होगा, इसको ध्यान में रख के प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। एक प्लान खत्म होता है, दूसरा प्लान चालू होता है, दूसरा खत्म, तीसरा प्लान चालू होगा। कंटिन्यूअस है और ये मेंटल एक्सरसाइज है। यानी कि इसमें दिमाग का काम है। आप दिमाग लगाते हो, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं है। प्लानिंग आप दिमाग लगा के बैठ के प्लान करते हो कि हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है, इसे हम किस तरीके से अचीव करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम लोग उठाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्लास आपके लिए क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। इंपोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का जो इंपोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला है क्लास प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन देता है, दिशा देता है प्लानिंग। जब हम प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें डायरेक्शन देता है कि हमें कैसे चलना है। एग्जाम्पल, मुझे एक ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है एग्जामिनेशन के बाद, नॉट पहले। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये भी ठीक है, सच नहीं है ये। तो अब मैं क्या करूँगा? घर में प्लान करूँगा, अच्छा मैं यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन या इस एयरपोर्ट पे या इस बस स्टैंड पे उतरना है, मुझे यहाँ से कैब लेना है, मुझे वहाँ एक दिन का प्लान मेरा ये रहेगा, इस दिन मैं यहाँ घूमूंगा, ये सारी प्लानिंग। या सुबह से हम जो पढ़ाई आज कराएंगे, क्या क्या क्लासेस लगने वाली है, क्या क्या वीडियोस आने वाली है, सबके लिए पहले से पूरा का पूरा पेपर पे प्लान बन जाता है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं जब हम पूरा कर लेते हैं ना, हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है, दिशा मिल जाता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी के ओनर होते हैं ना, या जो टॉप लेवल, अच्छा प्लानिंग का ज्यादा काम जो रहता है वो किसका रहता है? टॉप लेवल। यानी प्लान ज्यादा कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर। उसको एग्जीक्यूट करते हैं नीचे लेवल वाले मैनेजर। तो टॉप लेवल ने पूरा का पूरा प्लान कर दिया, उन्होंने वर्कर को बता दिया, तो वर्कर को आसान हो जाता है कि हमें टॉप लेवल मैनेजर ने बता दिया है हमें क्या क्या करना है, तो हमें उस हिसाब से बस उसको फॉलो करते चले जाना है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा, कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितता, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, तो हम प्लान करके उस अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर हम प्रोविजन बना लें पहले से, हमें डाउट लग रहा है कि यार कुछ पैसे डूब ना जाएं, हमने उधार दिया है तो डूब सकता है, भाई बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ पैसा डूबेगा अगर आपने उधार दिया है तो इस सिचुएशन में हम एक प्लान पहले से बना लेते हैं। अच्छा, अगर ये डूबेगा तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले से अगर प्लान कर लेंगे ना, तो फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी हमारी कम हो जाएगी। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग हमें नए नए आइडिया देता है, प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। जब प्लान करते हो तो दिमाग लगता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, हैवी थिंकिंग प्रोसेस होती है। जब हम थिंकिंग करेंगे तो नए नए आइडियाज आने लगेंगे। भाई आइडिया दिमाग से ही तो आएगा, सोचते सोचते। प्लानिंग, आप किसी चीज के बारे में सोचने लगो, जैसे मैं दिन रात जो है सच बताऊं तो यूट्यूब सोचता रहता हूं कि यार कैसे अच्छा करना है, कैसे। और सीधी सी बात है, हर इंसान मेहनत करना चाहता है, तो ट्रुथ है, इतना तो सबको पता है। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान ग्रोथ करना चाहता है। मेरे भी सपने हैं, मेरे घर वालों के लिए भी मेरे लिए कुछ सपने, और मेरी भी अपनी फैमिली के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिन रात मैं सोचता रहता हूँ कैसे और अच्छा करना है, कैसे क्या चीजें करना है। हालांकि इससे फायदा आपको होगा और फायदा मुझे होगा। दिस इज कॉल्ड विन टू विन सिचुएशन, सबको फायदा होगा। तो मैं सोचता रहूंगा तो कुछ ना कुछ नई चीज दिमाग में आ जाएगी। अच्छा यार ये चीज कर सकते हैं, अच्छा ये वन शॉट लेके आ सकते हैं, अच्छा यार इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले वगैरह रिवीजन करा सकते हैं बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, बच्चों से कांटेक्ट में आ सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, तो नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं जब सोचने लग जाते हो। और दूसरा क्या है? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सीधी सी बात है, कंट्रोलिंग का मतलब पता होना चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन।
C फॉर कंट्रोलिंग, C फॉर कंपैरिजन। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंपेयर करना। अब कंपैरिजन के लिए दो चीज़, किसको किससे करोगे? हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और देखेंगे कि हमने प्लान तो यार इतना आउटपुट का किया था, आया इतना, तो डिफरेंस क्यों आया, और उसको ठीक करो ताकि अगली बार डिफरेंस ये ना आए। तो यार जब आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मेजर करोगे तो प्लान होगा तभी तो मेजर करोगे। अगर मैं कोई गोल बना के नहीं चल रहा, पेपर मेरे 40 आए, 50 आए, फेल हूँ, पास हूँ, 70 हूँ, 80 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने गोल बनाया था कि यार मुझे 80% लाने हैं, फिर मुझे 70 आया, तो क्यों कम आया? तो यानी कि प्लान का होना जरूरी है, किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। अगर आप कंट्रोलिंग करोगे तो प्लानिंग तो होना चाहिए। तो प्लानिंग एक बेस है, किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। तो ये है क्लास प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। लिमिटेशन सब बच्चों को याद होगा। जरा मुझे फटाफट जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि किन बच्चों को लिमिटेशन बिना मेरे पढ़ाए पूरा का पूरा अमृत पी, जैसे अमृत पी लिया, शिव जी ने, मैंने बताया था क्लास की, अमृत पी लिया था, तो अमृत जो है उसमें विष भी निकला था, जहर भी निकला था ना, इसकी वजह से नीलकंठ कहते हैं भोले जी को। तो अमृत पी आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, AMRIT और पी। तो ये कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट। ए फॉर क्या? लैक ऑफ एक्यूरेसी, प्लानिंग की कमी। पता है क्या है? क्योंकि प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो ये इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है। तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हमने जो प्लान किया है कल के लिए वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, तो ये प्लानिंग लैक एक्यूरेट होता है। इट मे, हमेशा नहीं, मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जल्दी जल्दी चेंज आ जाता है, किसी भी तरीके का चेंज हो जो हमने पढ़ा इन्वायरमेंट के अंदर, तो कोई भी अगर चेंजेस आ गया बिजनेस के अंदर, तो यार हम उस चेंजेस को कैसे काम करेंगे, उस पर कैसे वर्क करेंगे। तो इसलिए प्लानिंग क्या है? मे नॉट। कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता, जहां फ्रीक्वेंट चेंज आते हैं वहां पे आप लंबे समय की प्लानिंग नहीं कर सकते। रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखो प्लानिंग क्या होता है, जब मैनेजर ना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेता है, फ्यूचर देख लेता है, आज ही कि यार कल को ऐसा ऐसा होगा, वर्कर को इस तरीके से काम करना है, सब डिसाइड कर लिया मैनेजर ने। अब मैनेजर ने डिसाइड करके आके वर्कर को बता दिया, ठीक है, तो वर्कर को उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है, आंख बंद करके वर्कर को चलते रहना उस पाथ पे जो ओनर ने बताया है। तो इसीलिए वर्कर अपना कोई खास दिमाग लगाता नहीं है, तो वर्कर की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। अगला, इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में खर्चा बहुत आता है। क्यों? क्योंकि यार फ्यूचर में तुम्हारी सेल कितनी होगी, कैसे पता चलेगा डेयरी मिल्क को, यार कैसे पता चलेगा किसी दवाई कंपनी को, कैसे पता चलेगा किसी मतलब कि लेज चिप्स वगैरह जो भी चीज़ आप खाते हो, नेस्ले, मैगी, उन्हें कैसे पता चलेगा भैया कि कल को इतना माल ही बिकेगा आपका पूरे देश में? तो यार पहले से जो प्लानर होते हैं ना, वो फ्यूचर को देखते हुए ना बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोविजन बनाते हैं, कल को ऐसा हो गया तो क्या होगा, कल को ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो आप जब इतनी सारी प्लानिंग आप पहले से करके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्लानर पैसे भी लेगा इन चीज़ों को करने के लिए। तो प्लानर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्लानर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, जो क्लास मेंटल एक्सरसाइज करके एग्जैक्टली आपको बताते हैं इतना आउटपुट आपको बनाना है। अगर फ्यूचर के रिस्क को पहले से देख लेते हैं, यार कल को ऐसा हो गया तो सरकार की अगर ये पॉलिसी चेंज हो गई, तो कल को ये सरकार आने वाली, इनकी सोच अलग है, कल को दूसरी सरकार चली जाएगी, इनकी सोच अलग थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, जिसमें प्लानर खर्चा बहुत ज़्यादा लेता है, समय लगता है, क्योंकि प्लानिंग हम करते हैं ना, ऐसा आग बंद करके हम किसी बाबा जी के पास नहीं जाते, बाबा जी बता दो आपकी कितना हमें प्रोडक्शन करना है, तो पंडित जी ने, बाबा जी ने बोल दिया भी इतना प्रोडक्शन करना है। ऐसे नहीं होती चीज़ें। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग ना पुराना डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर पिछले साल मेरी सेल 20% थी, तो इस साल मुझे 40% रखना है, तो आंख बंद करके नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, पैसा कितना है, कैपिटल कितना है, और मेरे वर्कर कितना काम करने को रेडी हैं, और कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, लोगों की सैलरी कितनी है, क्या वो मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाएंगे, लोगों का टेस्ट फैशन कैसा है, अगर इस सामान को बना के बेचूंगा तो क्या यहाँ के लोग लेंगे, सरकार की रूल रेगुलेशन क्या है, लॉ क्या कहता है। भैया कोई भी बिजनेसमैन हो, उसे लीगल इन्वायरमेंट के अंदर रहना पड़ेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ध्यान रखना, आप आगे भी पढ़ोगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर मैं दुबई चला गया और दुबई पे मैंने क्या कूड़ा कचड़ा फेंक दिया, तो वहाँ पे चलान कट जाएगा। या फिर मैं, कई बार होता ना कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया में चल जाती है लेकिन बाहर कंट्री नहीं होती, तो दुबई वाले जो है, मैं एग्जाम्पल दुबई का ही ले रहा हूँ, अब पास है इसलिए, तो वहाँ पे जाके आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, फिर वहाँ पे आपको पुलिस पकड़ लेगी, तो आप बोलोगे यार हमें पता नहीं था, एक्चुअली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यार अच्छा मर्डर करना गुनाह है, मुझे पता नहीं था, सॉरी, मुझे लगता था कि गुनाह नहीं है ये, नॉर्मली आप 2-4 दिन में जेल करके छोड़ दोगे मुझे। तो यार इस सिचुएशन में क्या होगा, क्लास वो क्या बोलेगा, ये आपको नहीं पता, उससे हमें लेना देना नहीं है, आपको बाइड करना। अगर आप इंडिया में दुबई में आए हो, तो भाई दुबई का जो रूल रेगुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया में क्राइम नहीं है और बाहर कंट्री में क्राइम है, आपको पता नहीं, आपने कर दिया, वो थूक दिया जाके किसी ने, इंडिया में तो पता है ना, वो कोबरा वाला पोस्ट देखते नहीं हो, कैसे गुटखा खा के थूकते हैं, जो अफ्रीकन कोबरा, इंडियन कोबरा है ना, वो पोस्ट आपने देखा होगा, बहुत फनी पोस्ट है। तो उसमें आपने बाहर जाके थूक दिया, आप पे चालान हो गया, 18,000 20,000 का चालान हो गया। आप बोलोगे मुझे तो पता नहीं था। आपने अगर दुबई में गाड़ी को मतलब रेड लाइट पार कर दिया, तो भैया चालान हो गया आपका
2-3 लाख का चालान हो गया। आप बोलोगे यार 2-3 लाख का चालान हो गया तो मैं तो पता नहीं था यार। तो यार ऐसे नहीं होता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कानून नहीं पता था तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता है, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, नहीं कर सकते आप। तो आपको बाइड होना पड़ेगा। ओके, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। टाइम लगता है इसमें, आपको पुराना डाटा उठाना पड़ेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा, आपने उसके हिसाब से आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाओगे। इसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है। फिर भी क्या प्लान करने से गारंटी सक्सेस मिल जाता है? कई बार आपने लाइफ में जरूर प्लानिंग की होगी, भाई कल से पढ़ना है, भाई सुबह उठेंगे 5 बजे, पक्का कल से उठ जाऊंगा किसी भी कीमत पे। लेकिन जब ठंड अपने पे आता है तो फिर सोचते हैं अरे 5 बजे ना, बस 5 मिनट और सोऊंगा। अरे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सोऊंगा, वापस चलता है कि 9 बज गए, 6 से फिर 5 से 9 बज गए, यार 5 मिनट ही तो हुआ था अभी। इस तरीके से होती होंगी चीज़ें आपके साथ। तो प्लानिंग आप कॉपी में कर लेने से कुछ नहीं होगा, आप गारंटी सक्सेस मिले कोई गारंटी नहीं है कि आपने प्लान कर लिया। आपको प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके प्लान इफेक्टिव होगा। तो खाली क्लास ये कह दो प्लान बनने से गारंटी सक्सेस मिल जाएगा तो नहीं हो सकता। ए फॉर लैक ऑफ एक्यूरेसी, एम फॉर मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, आर से रिड्यूस क्रिएटिविटी, आई से इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग, और पी से लास्ट में, पी से क्या होता है क्लास, लास्ट में पी से क्या लिखा है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, जैसे जी लिख सकते हो क्लास, गारंटी सक्सेस कुछ भी आप। ये एक निमोनिक मैंने छोटा सा बनाया, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हो जैसा आपका मन करे। बट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनको याद है बहुत अच्छे से कोई बात नहीं, जिनको थोड़ा बहुत डगमगा रहा है ना, कमेंट में जाओ अमृत पी लिख के उनकी फुल फॉर्म लिखो। प्लानिंग चैप्टर में ये एक लास्ट टॉपिक, क्योंकि प्लानिंग जो है, प्लानिंग चैप्टर में प्लानिंग का जो टाइप्स ऑफ प्लान थे वो हटा दिए गए सिलेबस से, तो जिसकी वजह से प्लानिंग चैप्टर थोड़ा सा इजी कह लो और थोड़ा सा छोटा भी कह सकते हो आप, हो गया है। और इसके साथ हम चैप्टर खत्म करेंगे। लेकिन आप एक ऐसे अपनी कॉपी में नंबर बनाओ 2, 3 और 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस में कितने पॉइंट है बेटा, 7 पॉइंट है। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम 7 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। देयर आर 7 पॉइंट्स इन प्लानिंग। तो इन प्लानिंग प्रोसेस में 7 के 7 पॉइंट आपको अभी किसी भी कीमत पे याद करने हैं, 7 के 7 पॉइंट। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो है, आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, आप टारगेट सेट करते हो अपना कि यार आपका टारगेट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आपने टारगेट सेट कर लिया कि यार मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है। और ये प्रोसेस जो भी आपको याद करना है, लाइन बाय लाइन याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है। आप पहला छठा, फिर छठे को पहले नंबर पे ऐसे नहीं लिख सकते, आपको एक पहला पहला लिखना है फिर दूसरा, बिकॉज ये प्रोसेस तो लाइन बाय लाइन चलेगा, जो प्रोसेस है वो लाइन बाय लाइन ही होगा। तो सबसे पहला क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे। मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि भाई मुझे इस साल 20% सेल बढ़ानी है। इस साल दिवाली पे हम लोग 20% ज़्यादा मिठाइयाँ बेचेंगे। अगर हल्दीराम है तो वो इस तरह से, या बीकानो है या और भी मिठाइयों के जो क्लास ब्रांड है वो ऐसा सोच सकती है, डेयरी मिल्क, कुरकुरे, ऐसी कंपनी क्लास सोच सकती है कि यार हमें 20% सेल इस साल बढ़ाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ बहुत सारे फ्यूचर के अजम्पशंस लोगे। अच्छा हम 20% अचीव तो करेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में ये हो गया तो क्या होगा, अगर फ्यूचर में ये हो गया तो क्या होगा, अच्छा पास्ट में हमने कितना परसेंटेज सेल अचीव किया था, हमारी पुरानी परफॉर्मेंस कितनी है। जब आप ये सारे अजम्पशंस दिमाग में सेट, ऐसे आंख बंद करके आप गोल नहीं बना सकते। आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, बहुत कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या क्या होगा। जैसे आप कभी बंक करते हो, स्कूल बंक करते हो, तो आप पहले से अजम्पशन लेके चलते हो कि अच्छा अगर मुझे वहां पे ये मिल गया तो मैं ये बोल दूंगा, घर आने के बाद अगर मम्मी ने ये पूछ लिया तो मैं ये बोल दूंगा, अगर पापा ने ये पूछ लिया तो मैं ये बोल दूंगा। पहले से आप प्लान करके चलते हो तो आप वहां पर टैकल कर लेते हो। लेकिन अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया, अरे कुछ नहीं होगा, पता चला पापा ने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, टफ टफ क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्या करोगे, फंस जाओगे आप, पकड़ लेंगे घर वाले, फिर क्या धुनैया होगी पता ही आपको। तो डेवलपमेंट प्रेमिसेस का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशंस डेवलप करोगे, कुछ अजम्पशन लोगे कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो सबसे पहला क्या था क्लास, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब आपने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया, नंबर में बेसिकली होता है, एक नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं 20%। अगर सेल बढ़ानी है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मुझे सेल बढ़ानी है ये कोई ऑब्जेक्टिव, मुझे वेट लूज करना है ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वांटिटी टर्म में होना चाहिए, मुझे 5 किलो वजन कम करना महीने में, या फिर मुझे 20% सेल बढ़ानी है, 30% सेल बढ़ानी है, या मार्केट में इतने शेयर कैप्चर करने हैं, तो एक नंबर में होगा। फिर आप उसके लिए एजम्पशन लोगे, फिर लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। अब उस गोल को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, सेल्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टेक्निक है जिनसे आप सेल्स को बढ़ा सकते हो। तो वो कौन सी टेक्निक होगी जिससे आप सेल्स को बढ़ाओगे, उन सब ऑल्टरनेटिव लिस्ट बनाओ, लिख लो। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ये मान लो 5 ऑल्टरनेटिव है। अब फिर क्या करोगे, आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद उसे इवैल्यूएट करोगे, 5 के 5 ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो। अच्छा अगर ये करते हैं तो फायदा ये होगा, घाटा ये होगा, अच्छा ये करेंगे तो फायदा ये, घाटा, अच्छा ये करेंगे तो ये फायदा ये, घाटा, ये करेंगे तो ये फायदा ये, घाटा, ये करेंगे ये फायदा ये, घाटा। और इनमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना है जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव
पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे और जिसके सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, यानी हम उनको सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट हो, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव और फिर सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे लिस्ट बनाना, इवैल्यूएट करना, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बेटा इंप्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है कि हम सारे के सारे वर्कर को बुलाएंगे, बिठाएंगे सामने और उनको बोलेंगे भाई देखो हमने ऐसे ऐसे अपना प्लान बनाया है, ऐसे ऐसे हमने गोल बनाया है और आपको इस तरीके से इस प्लान को फॉलो करना है। तो जब हम उनको इंप्लीमेंट कर देंगे, उनको बता देंगे, तो वो एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह वो प्लान को पूरा समझ जाएंगे और उसी तरीके से काम करते चलेंगे। कल सुबह आना, ऐसे करना है, आप डेली मॉर्निंग में ऐसे करना है, इवनिंग में ऐसे करना है, अपना सब कुछ पहले से उनको बता दिया तो वो क्लास अपने हिसाब से अच्छे से प्लान कर सकते हैं, उसको प्लान को फॉलो करते जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैनेजर को खाली नहीं बैठना कि मैनेजर ने वर्कर को सारा प्लान बता दिया फिर मैनेजर आराम से सो रहा है, वर्कर करेंगे नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, वर्कर को बीच बीच में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। कई बार इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया तो हमें प्लान को चेंज करना पड़ता है। हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए बोलते हैं क्लास फॉलो अप, यानी फॉलो करते रहो, वर्कर के साथ साथ चलते रहो, देखो कि वर्कर कहीं अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो आप ये देखो कि सारे लोग जो वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, अलग अलग जो है वो ना जाएं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो दिस इज कॉल्ड इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप, यानी कि आपको फॉलो करते जाना है। अगर कोई चेंज आ गया, मान लो बीच में आपने पहले कुछ और सोचा था बट फिर पता चला अच्छा ये चेंज हो सकता है, तब आपने दिमाग नहीं लगाया। और हर कोई इंसान फ्यूचर के लिए पहले से नहीं बता सकता, चेंजेस आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपको प्लान में भी अपने हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा, ओके। जैसे आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, पता चला आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे बाद में फिर उस पर टाइम कम देने लग जाते हो, जो कमजोर है उस पर टाइम ज़्यादा देते हो आप। तो इस तरीके से चेंजेस जो है वो इंप्लीमेंट करना है आपको और फॉलो अप करना है। कोई चेंज आया तो उसको देखना है। तो ये 7 के 7 पॉइंट है। पहले 2 पॉइंट क्या है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर लिस्ट बनाओ, लिस्ट को इवैल्यूएट करो, फिर देखो कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट कर दो, फिर प्लान को वर्कर के साथ कम्युनिकेट करो, इंप्लीमेंट, और देन फॉलो अप, यानी कि वर्कर के साथ चलते रहो, उनके डाउट्स को लेते रहो और वर्कर को देखो कि वर्कर एक ही डायरेक्शन में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करने की नहीं कर रहे, अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, कोई चेंजेस करने हैं, ये सारी चीजें वर्कर को बताओ। तो इसके साथ हमारा प्लानिंग का प्रोसेस खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लास इसके एमसीक्यू का, एमसीक्यू सीरीज का। अब प्लानिंग के प्लानिंग का और बिजनेस एनवायरनमेंट का और क्लास मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना लो। मॉक टेस्ट भी जल्दी आएगा। सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आज की क्लास कैसी लगी, समझ आएगी नहीं, जितना भी याद किया सब लिख डालो। मैनेजमेंट का याद है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, जितना लिखोगे उतना लर्न होगा। ऐसा ना हो ना कि हम 5वें पहुंचे तो पहला दूसरा तीसरा गायब हो जाए। तो मैं ऐसे क्लास आगे बोलता हूँ, कमेंट में लिखा करो, लिखोगे तो आपको अच्छे से लर्न रहेगा। आई होप क्लास आप जो है सारे के सारे पॉइंट्स को लर्न कर लोगे। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर नोट्स है, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाके आप नोट्स भी ले सकते हो मेरे हैंड रिटन, और एमसीक्यू जरूर बनाना क्लास, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप क्लास इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे। सपोर्ट करने के लिए कमेंट जरूर करना, लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। आज 2 क्लास खत्म हो चुकी है और लगभग आधा सिलेबस खत्म हो चुका है, बस अब 2 चैप्टर बचे हैं। कल कराऊंगा ऑर्गेनाइजिंग शाम को 7 बजे, शार्प 7 बजे, और परसों हम लोग करेंगे क्लास मार्केटिंग, और हमारा पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का भी 1 शॉट रिवीजन खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने अकाउंट का करवाया, ईको अकाउंट का भी हो चुका है, ईको का भी हो चुका है, और बीएसटी का भी हो जाएगा। फिर मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा आपके लिए डेली बेसिस पे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और इसको पढ़ते रहना।